एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मेरे साथ में जो टॉपर हैं उनका नाम है प्रदीप पुनिया। वो बेसिकली भिवानी से रहने वाले हैं और उनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 293 है, 293 उनकी ऑल इंडिया रैंक है और उन्होंने एमईए पोस्ट के लिए ऑप्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो शायद आपकी फर्स्ट चॉइस ही रही होगी सर। फर्स्ट चॉइस इनकी थी और वही पोस्ट के ऊपर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने अपना जो सिलेक्शन लिया, क्या चीजें इनको करनी पड़ी और क्या इनका जो बुक्स मटेरियल इन्होंने फॉलो किया। और काफी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, वो भी इनसे पूछेंगे क्योंकि आज तो टॉपर अपने पास में है तो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए कि सारे क्वेश्चंस आज हम इनसे पूछ लेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपने अपना ये इतना प्रीशियस टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ कि आपकी मतलब बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, फैमिली में क्या है, कैसे है। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं प्रदीप पूनिया हूँ। सीजीएल 2022 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 293 आई है। तो मैं बेसिकली हरियाणा भिवानी से हूँ। यहाँ से मेरा होम टाउन है। मेरी स्कूलिंग हुई है कोसीकला मथुरा से। जी सर। हाँ, तो मेरी 10th-12th वहीं से हुई है। आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन करी है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पढ़े उसके बाद? दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ईयर में आई थिंक कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम में घर वापस चला गया था कोसीकला। तो वहाँ से मैंने सेल्फ स्टडी करी और वहीं से फिर अपनी जो सीजीएल की जर्नी है जो वो वहीं से स्टार्ट। तो सर आप पास आउट कब हुए हो? मैं पिछले साल 2022 जून में। 2022 जून में, और 2022 का ही सीजीएल आपने फिर निकाल लिया क्योंकि फर्स्ट टाइम एलिजिबल उसी के लिए थे आप। उससे अलग आपने कौन कौन से एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं सर? तो उसके अलावा मैंने CHSL, MTS, CDS के दिए थे, FCAT दिया था और हरियाणा पुलिस के दिए थे, दिल्ली पुलिस का दिया था, CPO दिया था। तो अच्छा, काफी सारे एग्जाम्स आपने अटेम्प्ट किए। CPO 2022 दिया था आपने? हाँ, CPO 2022 दिया था। तो उसमें क्या स्कोर है सर आपका? अभी उसमें 338 स्कोर बन रहा है। 338। फिर आप तो मेडिकल स्किप कर रहे होगे अभी? हाँ, मेडिकल। और जो CHSL वगैरह है उनके भी आपने DV वगैरह स्किप कर दिया आगे के प्रोसेस? हाँ। ताकि मतलब जो सीट्स है इन्होंने एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया मल्टीपल की, हाँ बाकी एग्जाम्स को भी अटेम्प्ट करके एक जो एग्जाम का प्रेशर है उसको डील करने का तरीका पता लग जाए या एग्जाम में कैसे चीजों को मैनेज करना होता है वो पता लग जाए। लेकिन बेटर चीज ये है कि जब इनको अपनी डिजायर्ड पोस्ट मिल गई है तो उसके बाद में बाकी एग्जाम्स को ये स्किप कर रहे हैं कि उनकी DV वगैरह आप नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कंसर्न आ जाएगा यहाँ पे कि आप लोग इतने एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हो और इतनी सीट वेस्ट हो जाती है। तो सीट वेस्टेज वाला कोई भी काम नहीं है। तो मैं अभी आप लोगों के जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने मुझे भेजे हैं मैंने लिख के रखे हैं, सबसे पहले उन्हीं से शुरू करते हैं कि पहले आपके डाउट्स क्लियर कर लेती हूँ मैं। उसके बाद में जो इनके सब्जेक्ट वाइज प्लान थे और जो भी कुछ था वो भी लेटर ऑन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक प्रोमिनेंटली क्वेश्चन पूछा गया सर कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। आपने आई गेस कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया है, आपने सेल्फ स्टडी ही अपनी की है। तो कैसे आपको सेल्फ स्टडी की आपने और कैसे एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए? हाँ, तो मैंने ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज तो नहीं किया, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के दिए थे। लेकिन सेल्फ स्टडी का बताऊं, मेरा टारगेट रहता था कि आज इतना मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं टारगेट वाइज स्टडी ही करता था। तो ये रहता था कि मन में यार आज टारगेट नहीं हुआ ना तो उस दिन नींद सी नहीं आती थी, नींद सी, हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है वो। तो यही रहता था कि सेल्फ स्टडी में यार मतलब खुद के ऊपर भी रहता है, आप अपने आप से कितने सिंसियर हो। तो अगर आप सिंसियर हो तो सेल्फ स्टडी तो हो जाती है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप में डिसिप्लिन है तो सेल्फ स्टडी आप इजीली कर लोगे। और आपको टारगेट बेस अपनी स्टडी करनी चाहिए कि आपने डे का टारगेट बना लिया कि आज मुझे इतना करना है तो वो कोशिश करो कि आप कंप्लीट हो जाए। हाँ, वैसे ही रहता था। और कंटिन्यूटी के लिए क्या रहता था कि मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि आज स्मोक में नंबर कम आ गए या फिर कुछ भी फैमिली में ऐसा हो गया, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चले गए, 2 दिन बीच में गैप लग गया, ऐसी कुछ सिचुएशंस के लिए आप कैसे अपने आप को करते थे? मैम, कंटिन्यूटी तो बनानी पड़ती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन मेरा क्या रहता था, अगर आज का नहीं हो पाता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगले दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ लूँ, अगले दिन पिछले दिन का जो पोर्शन बाकी है वो अगले दिन ही कवर करने की कोशिश करता था। लेकिन ट्राई करता था कि जितना मैंने सोच रखा है कि इस वीक में या इस डे को करना है तो मैं वो
एक हफ्ते के अंदर तो वो कर ही लेता था पूरा। ओके, तो मतलब आप दो टाइप के गोल्स बनाते थे, डेली के और वीकली के। तो अगर बाय चांस डेली में अगर आपका कुछ स्किप हो गया तो फिर आप उसको वीकली गोल में कि 2 दिन में उसको डिवाइड करके और बाकी दिन के साथ में आपने उसको। उसके बाद में एक क्वेश्चन है सर, डेली मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आप लगा लेते थे? तो मतलब मैथ्स को कैसे करते थे आप, बेसिकली ये बताना। तो मैं तो चारों सब्जेक्ट्स ही एक साथ ट्राई करता था कि जितना भी हो सके चारों सब्जेक्ट को एक साथ ही पढ़ना है, लेकिन शुरू में मैथ्स के कम क्वेश्चन लगाता था, जैसे 100 के अराउंड, फिर बाद में वो बढ़ते गए तो 250-300 क्वेश्चंस लगा देता था। 250-300 क्वेश्चंस आप लगा देते थे जब बाद में, तो फिर उस टाइम में आप कैसे करते थे कि मतलब कोई बुक से फॉलो करते थे? तो मेरे पास किरण की बुक थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मैथ्स की, तो उसमें मैं सॉल्व करता था उसे। तो कुछ क्वेश्चंस होते नहीं थे जो, तो मैं ट्राई करता था कि उनको राउंड कर लूं, मार्क कर लेता था उन्हें। हाँ, तो फिर जो क्वेश्चंस नहीं होते थे, जो मार्क्ड क्वेश्चन है, मैं उनको रिवाइज करता था, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करता था जो मैंने मार्क कर रखे। ओके, तो मतलब दोबारा जब आप कर रहे हो तो जो मार्क वाले क्वेश्चंस हैं आपको उनको दोबारा कर लिया? उन्हीं को दोबारा करता था। फिर कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि उसमें जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा लंबा है, मेरे से बहुत टाइम लग गया, तो मैं उसी क्वेश्चन को यूट्यूब से देख लेता था कि उसके टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे करना है कम टाइम में, तो वैसे ट्राई। ओके, तो मतलब आप ये कोशिश करते थे कि आप लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस अपने बना पाओ। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंथी है, तो उसका अल्टरनेट मेथड ढूंढने की कोशिश करते थे। एक मेरी भी ये टेक्निक होती थी कि अगर मैं ये देखती थी अगर क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग रही है, तो मैं ये सोचती थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, तो फिर उसको मैं टेलीग्राम से, यूट्यूब से, कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश करती थी कि कोई मुझे इसका शॉर्ट मेथड बता दो, क्योंकि 1-1.5 मिनट से ज्यादा अगर क्वेश्चन में लग रहा है तो ऐसा क्वेश्चन तो एसएससी डालेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका ट्रिक या मेथड बचा हुआ है अभी। सर उसके बाद में क्वेश्चन है कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, तो आप एक बार अपना बता दो कि आपने जीके जीएस को कैसे पढ़ा था। तो मैडम मैंने जीके एंड जीएस तो एक सीडीएस की कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एक बुक आती है पाथफाइंडर, तो वहां से करी थी जीके जीएस। तो मेरा रहता था कि जैसे मुझे मतलब पॉलिटी अच्छी लगती थी तो मैंने वहां से शुरुआत करी। आपको जैसा जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप वहां से शुरू कर सकते हो। तो मैंने वहां से शुरू किया, लेकिन उसमें भी मैं ट्राई करता था कि जैसे आज एक टॉपिक पढ़ लिया तो जो उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर या उसी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लेता था। हाँ, तो वो टॉपिक भी कवर हो जाता था और उसके क्वेश्चंस भी कवर हो जाते थे। तो प्रीवियस ईयर आप पाथफाइंडर से ही करते थे या कोई एसएससी की बुक थी आपके पास में? मैडम एसएससी की कोई बुक तो नहीं थी, लेकिन जो पाथफाइंडर की बुक थी उसी के पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए थे। ओके, तो उसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों चीजें दोनों थे। और मैं क्या करता था जीके जीएस के लिए कि मॉक टेस्ट जब मैं अटेम्प्ट करता था तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते थे जीके जीएस के जो उसमें नहीं थे या फिर नए आते थे या फिर जो मेरे से हो नहीं पाते थे, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर उन्हें राइट डाउन कर लेता था। ओके, तो मतलब ये था आपका जो बेसिकली मेथड था कि आपने पहले थ्योरी पढ़ी उसकी, फिर उसी के क्वेश्चंस आपने सोल्व किए, उसी के क्वेश्चन सोल्व करने के बाद फिर जब आपने मॉक टेस्ट दिए तो उसी जो क्वेश्चंस आपको उस टॉपिक से नहीं आए तो उसी टॉपिक में आपने वो क्वेश्चंस ऐड कर लिए कि साइड में इधर उधर आपने उस बुक के ऊपर ही ऐड कर लिए, ताकि जब भी आप वो टॉपिक पढ़ो तो वो क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाए। साथ ऐसे हो जाए रिवीजन के टाइम पे फिर मेरे वो टॉपिक भी कवर हो जाते थे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो। हाँ, कि मतलब बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम कॉपी में अलग से लिख तो लेते हैं लेकिन वो कॉपी खोल नहीं पाते, लेकिन बुक अगर आप खोलोगे दोबारा से उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए तो वहीं से आपके वो क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। हो जाते। तो काफी इफेक्टिव मेथड था ये भी आपका। और सीक्वेंस क्या होनी चाहिए सर जीके जीएस को पढ़ने के लिए, कैसे होना चाहिए? तो सीक्वेंस तो आपको जो अच्छा लगता है सब्जेक्ट आप वहां से शुरू कर सकते हो। मुझे तो पॉलिटी लगता था तो मैंने वहां से शुरू किया। मेरे को भी पॉलिटी बहुत अच्छा लगता था, मैंने भी पॉलिटी एंड फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, उसके बाद फिर बाकी के सब्जेक्ट्स को मैंने देखा था। वो सीक्वेंस तो कोई मैटर नहीं करता, अगर आप मतलब सारी सब्जेक्ट पढ़ने तो है ही आपको, लेकिन आप शुरू में वो पढ़ सकते हो जो आपको अच्छा लगता है ताकि एक थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। सर उसके बाद एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन है कि 3-4 साल से उनका मतलब वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में कैसे चीजों को डील करना चाहिए? आई थिंक आप 3 से 4 साल प्रेप करते हो तो आपको बहुत सारा मतलब इन्स एंड आउट्स पता हो जाता है एसएससी के। तो आप देखो पहले कि आप कितने मतलब स्कोर से रह रहा है आपका एग्जाम, और आपकी जो वीकनेस है वो एनालिसिस करो, वीकनेस पे काम करो, मैं तो यही कहूंगा। और डिमोटिवेट होना नहीं है क्योंकि नेक्स्ट चांस तो है ही आपके पास अभी भी, तो आप अगले अटेम्प्ट में हो ही जाएगा आपका। तो मतलब अपने जो वीक एरियाज है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है उसको आइडेंटिफाई करना,
करो और उसके ऊपर फिर काम करो। जी सर, तो रिवीजन कितनी बार करनी चाहिए सर, या फिर कितने दिन के बाद करनी चाहिए? आपका रिवीजन का क्या पैटर्न रहता था, तो थोड़ा सा वो बता दो सर। मैडम मैं करता था कि मैंने जो एक हफ्ते में पढ़ रखा है मैं उसी को रिवाइज कर लेता था। ओके, संडे को रिवीजन हाँ, कर। संडे को रिवाइज करता था, क्योंकि है ना एसएससी मतलब बहुत सारा हमें पढ़ना नहीं होता, लेकिन जो पढ़ते हैं हम उसको रिवाइज करना तो बहुत जरूरी हो जाता है इस एग्जाम में। अगर आप बहुत सारा पढ़ लोगे और एग्जाम में आपको कोई याद नहीं आ रहा तो आई थिंक इट इज ऑफ नो यूज। तो वो वैसे करना चाहिए। आई थिंक रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी में। तो मतलब मल्टीपल रिवीजन करते थे आप? एक जैसे आपने वीक पे कर ली, उसके बाद में फिर दोबारा जैसे सब्जेक्ट खत्म हो गया तो दोबारा कैसे करते थे रिवीजन आप? क्या रहता था कि मतलब सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एक बार फिर रिवाइज करोगे, या अगला सब्जेक्ट खत्म होने के बाद? जैसे सब्जेक्ट भी खत्म हो जाए तो जैसे मैथ्स में मैंने बताया कि मैं क्वेश्चंस मार्क कर लेता था, तो जब रिवाइज करता था ट्राई करता था वही मार्क्ड क्वेश्चन करूं। मार्क्ड क्वेश्चन करूं ताकि जल्दी से क्वेश्चंस जल्दी से क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि मतलब एसएससी में मैथ्स में आई थिंक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, तो वैसे ट्राई करता था कि जो मार्क्ड क्वेश्चन हो वो फिर से रिवाइज करता रहूं। हाँ, तो ये वाली चीज जो होती है ना वहां पे इफेक्टिव होती है। ये एस्पिरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम किरण की इतनी मोटी बुक है, इन्होंने किरण की बुक को 3-4 बार तो लगाया होगा। 3-4 बार तो इन्होंने एक बुक को लगा लिया है। जिस मोटी बुक को आप ये बोलते हो एक बार भी नहीं होती, सिर्फ एक बार मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है जब हम पहली बार उसको लगा रहे होते हैं। उसके बाद तो मार्क्ड क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो हार्डली एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन मार्क होते हैं। मैडम ऐसा ही होता है, हार्डली 50 से 60 क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको जो मार्क्ड होते हैं। बाकी जो अगर आप इजी क्वेश्चन कोई बार बार रिपीट करते रहोगे तो वो उसका तो कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता। बस वही करो जो आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन थोड़ा ये अच्छा है, अच्छा है थोड़ा, और यहाँ से मेरे को कठिनाई आ रही है, तो उसी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आपने मॉक टेस्ट कहाँ से दिए थे सर? तो मॉक टेस्ट मैडम मैं ट्राई करता था कि मतलब 3-4 प्लेटफॉर्म से दूं। तो मैंने टेक्स्ट बुक के दिए थे, अड्डा के दिए थे, बायजूस के दिए थे, और ओलिव बोर्ड के भी मैंने लाइव मॉक टेस्ट दिए थे। जो लाइव मॉक टेस्ट आते हैं ओलिव बोर्ड के सैटरडे संडे को, वो वाले भी आप लगाते? जो आप इन्फॉर्म करते हो ना लाइव मॉक टेस्ट करते हो। हाँ, लाइव मॉक टेस्ट। तो अभी तो उसको बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें ये होता है ना कि आपकी रिसेंट की जो एक टाइप से आप बोल सकते हो कि आज के टाइम पे सारे बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है उससे। वो बहुत आइडिया हो जाता है। तो आप भी जब जो पोस्ट डालते थे कि सैटरडे संडे का लाइव मॉक टेस्ट आ रहा है तो वहां से मैं कर लेता था। अच्छा, तो वहां से भी आप लोग कर लेते थे। तो ये तो इन्होंने अब याद दिला दिया आप लोगों के लिए भी। काफी बार ये मैं डालती रहती हूँ यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम के ऊपर कनेक्टेड रहा करो। जब भी कोई भी लाइव मॉक टेस्ट आता है तो मैं तो जब अपनी तैयारी करती थी तो मैं कोई भी आता तो वही लगा लेती थी कि एसएससी का है लाइव मॉक टेस्ट है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे लगा रहे होंगे जो इस कंपटीशन में है। तो मैं तो लगभग सारे ही लाइव मॉक टेस्ट लगाती थी। तो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ, वहां से भी आप देख लिया करो। उसके बाद में अगर कोई बिगनर एस्पिरेंट है तो कैसे शुरू करना चाहिए अपनी तैयारी को? अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि हम 2024 को टारगेट कर रहे हैं, अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए? तो बिगनिंग तो मैंने शुरू करी थी। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी एसएससी की तो मैंने 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाए थे। तो उस समय मेरा स्कोर 80 to 85 का राउंड बना था। तो मुझे ट्राई करना था कि 80 से मैं 160 या 170 तक कैसे पहुंचूं। हाँ, तो वहां से मैंने शुरू किया था, क्योंकि आप अगर एक बार 2-3 मॉक टेस्ट लगा लेते तो आपको पता चल जाता है कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता और उसका है क्या, मतलब सिलेबस क्या है, वो कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने वहां से शुरू किया था। फिर मैंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप रिपीटली मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो वो भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर बूस्ट होगा ही नहीं बिना उसके सिलेबस कंप्लीट करके। तो मैंने एक मतलब चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पे फिर से वापस आया मैं। ओके, तो मतलब पहले आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद में फिर आपने अपना सिलेबस कुछ पार्ट कवर किया कि एटलीस्ट आपको मॉक टेस्ट के अंदर कुछ स्कोर करने लग जाओ। उसके बाद फिर आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया और साथ साथ में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहे, और उसके बाद में फिर रिवीजन चलती रही और मॉक टेस्ट चलते रहे। तो ऐसे कुछ बिगिनर्स के लिए हो सकता है कि आप लोग अपने जो प्रिपरेशन है उसके अंदर पहले अपना एक मॉक टेस्ट लगा के अपना लेवल पता कर लो, उसके बाद में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सर अभी जैसे कि लास्ट मंथ आप एक बोल सकते हो कि लगभग 30 दिन के आसपास हैं, 30 से 35 दिन है अभी सीजीएल 2023 के लिए। तो कैसे आपने अपना जो लास्ट का मंथ यूटिलाइज किया था, और क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए इस लास्ट के महीने में? हाँ, तो मैंने तो ट्राई किया था कि मैं कुछ नया ना पढूं, जितना ही पढ़ रखा है वही रिवाइज करूं। और जो रेगुलरली मैं मॉक टेस्ट देता था, मतलब लास्ट टाइम पे तो ऐसा हो जाता था कि मैडम कि एक दिन में मैं 2 या
2 मॉक टेस्ट तो देता ही था हाँ लास्ट टाइम हाँ पे। हाँ हाँ तो 2 या 3 जो मॉक टेस्ट देता था उनको एनालिसिस करता था उनका, और जो पढ़ रखा है वही रिवाइज करता था। तो कोई मतलब स्ट्रेस लेता नहीं था कि नया बहुत पढ़ना है या बहुत सिलेबस रह रहा है, तो वैसे ही तो करता था। मॉक टेस्ट के ऊपर मेजरली फोकस होता हाँ, था और जो चीजें पढ़ ली हैं उनको उन्हीं को रिवीजन। रिवीजन करता था। ओके, तो और करंट अफेयर्स हाँ, वगैरह और सर? करंट अफेयर्स भी ट्राई करता था कि मैक्सिमम पिछले जो 6 और 7 महीने के करंट अफेयर्स वो कर लेता था मैं। वो कर जो लेते जो थे। वीकली जो पीडीएफ्स आती हैं या मंथली पीडीएफ्स आती हैं करंट हम्म। अफेयर्स की, वो मैं ट्राई करता था कि वो हो जाए उस टाइम, और उनका भी करंट रिवीजन अफेयर्स हो आपने किससे पढ़ा सर? जाए। करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था कि जो मंथली जो बुकलेट्स आती हैं, पीडीएफ हाँ, आती है, वहां से किया था करंट मंथली अफेयर्स। बुकलेट जो स्टडी आईक्यू वाली आती है वो, हाँ, या फिर किसी और हाँ, टीचर? हिंदू की भी आती है, एक हिंदू रिव्यू के नाम हाँ से भी हाँ आती है, हाँ हाँ, और भी 1-2 चैनल्स हैं उनकी आती है, तो मैं वहां उनके से कर वहां लेता से था। आपने वो जो मंथली कंपाइलेशंस को हाँ, आपने बेसिकली टारगेट किया था। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी पढ़े थे आपने, जैसे अवार्ड्स अलग से पढ़े? हाँ, वैसे ही होता है उसमें, मंथली जो पीडीएफ्स आती हैं उसमें मतलब डिवाइडेड होता है सब कुछ। तो और जो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट लगते थे, जैसे मतलब वो जो पीडीएफ आती है उसी में सबसे टॉप पे ऊपर होता है कि इम्पोर्टेंट न्यूज़, तो वो पहले वो कर करता था। लेते। हाँ, और उसके बाद भी जैसे मिसलेनियस हुआ या फिर पर्सन इन न्यूज़ वगैरह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैं करता था आज उनमें। इस टाइप के पेपर में आपसे हाँ, अपने से पूछे एसएससी जाते का हैं, पूछता है ना जैसे कि मैक्सिमम। अवार्ड्स पूछते हैं हाँ, बहुत ज्यादा, पर्सन इन न्यूज पर्सनैलिटीज भी पूछ हाँ, लेते हैं ये लोग, अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी हाँ। पूछते हैं। और उसमें अच्छी बात क्या होती थी, उसी के नीचे मतलब हमारी जो स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस होते थे वो भी रहते थे। हाँ, हाँ, तो वो भी मैं वहां वो से भी कर वहां से, लेता था। ये चीज भी मैं काफी बार हाँ, ऐड करती हूँ कि जो करंट है उसके साथ में स्टैटिक भी करते रहो तो एक हैबिट सी बन जाती है, वरना तो स्टैटिक इतना सब कुछ है याद ही नहीं रह पाता है कि मतलब इतनी सारी चीजें हैं स्टैटिक के हाँ, अंदर, तो वो बार बार रिपीटेशन जब करंट के साथ होती रहती है तो फिर वो शायद याद हो जाती हैं हाँ। चीजें। सर उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि वोकैब कितनी याद करनी चाहिए, तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर मतलब सारी किताबें पढ़ देनी चाहिए वोकैबुलरी के लिए? तो मैडम वोकैब के लिए प्रीवियस ईयर और जो बाकी 1-2 जो बुक्स आती हैं, आई थिंक ब्लैक बुक है, उसमें से वोकैब अच्छी हो जाती है, तो वो करो। लेकिन ब्लैक बुक मतलब मैं तो रट तो नहीं पाता था, मैं ट्राई करता था कि जितनी भी मैंने वोकैब पढ़ी है तो उसी मतलब आसपास उसको दिन यूज में करो। यूज कर सकूं मैं। हाँ तो वैसे ही करता था, क्योंकि रटना तो पॉसिबल हो नहीं पाता हाँ इतना बड़ा हाँ वोकैब को। हाँ हाँ, तो मैं ट्राई करता था कि जितना भी मैंने पढ़ा उसी को याद मतलब दिन में यूज कर लूं। दिन तो में यूज कर लो आप। हाँ, सर उसके बाद आप मतलब किसी भी एक एस्पिरेंट का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका क्या टाइम टेबल होता था, आप किस टाइम पे पढ़ना पसंद करते थे, डेली कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद करते थे, कितने घंटे लगभग आप पढ़ते थे, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता पाओ तो? तो ये बहुत क्वेश्चन होता है, बहुत डाउट होता है कि मैं सुबह पढूं या शाम को या रात को। तो आई थिंक जो आपको अच्छा लगे, जिस टाइम में आप अपना मतलब कंफर्टेबल हो, उस टाइम में आप पढ़ सकते हो। मुझे तो मॉर्निंग में अच्छा लगता था, तो मैं मॉर्निंग में ही पढ़ता था। ओके। लेकिन आपको जो टाइम अच्छा लगे आप वहां से पढ़ सकते हो। लगभग कितने घंटे हो जाता था सर दिन में? जैसे मैंने बताया कि मैं टारगेट बेस्ड स्टडी करता था, तो हाँ, घंटे तो मैं नहीं करता था कि इतने, लेकिन हाँ अराउंड अराउंड 7 से 8 या इतना तो हो हाँ ही हो जाता था। जाता था, हाँ, इससे ज्यादा भी हो जाता इससे है। ज्यादा भी हो जाता था, जो लास्ट टाइम में तो और भी ज्यादा हो जाता था इससे। हाँ, जब सीजीएल का मेंस, एग्जाम आता है, हाँ मेंस एग्जाम हाँ आता है, तो उस टाइम तो और भी 10 से 12 या फिर हाँ 15 घंटे हाँ हो हाँ। जाते। तो मतलब टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग है हाँ, कि अपने हर अकॉर्डिंग। किसी का अलग टाइम टेबल हो। जी सर। और सर एक चीज अभी जो न्यू ऐड हो गई है हमारी, टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए मतलब आपने क्या किया था और कैसे हम कर सकते हैं टाइपिंग? तो अब तो सीजीएल और सीएचएसएल में टाइपिंग तो बहुत क्रूशियल है। अगर टाइपिंग में फेल हो तो आप मतलब बहुत सारी पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो, एलिजिबल नहीं है। और आप मतलब फेल भी हो सकते हो आई थिंक हम्म। एग्जाम में। तो टाइपिंग तो मैं ट्राई करता था कि 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट की। ये तो थे कुछ इनके क्वेश्चंस, अब थोड़े से मेरे क्वेश्चंस को आप जवाब दे दो। हम्म, सर थोड़ा सा हम सब्जेक्ट वाइज आपका डिस्कस कर लेते हैं कि हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें अगर आपने की हैं जो एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो वो मुझे बताओ। सबसे पहले मैथ्स को आपने कैसे टैकल किया, मैथ्स के आपने जो थ्योरी है वो कैसे कंप्लीट की? हाँ, तो मैडम जैसे मेरी स्कूलिंग के टाइम से ही मैथ्स मेरी स्ट्रांग थी, तो हम्म मैंने वहाँ से तो पढ़ाई। लेकिन फिर जो एसएससी का जो सिलेबस आता है, पहले मैंने वो देखा कि ये एसएससी पूछता क्या क्या क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने किरण की बुक सॉल्व करी थी, उसमें क्वेश्चन से पहले थ्योरी होती है, तो उसमें फॉर्मूलाज वगैरह और जो बाकी जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। तो मैं पहले वो पढ़ता था, फिर क्वेश्चन पे जाता था, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे पहुंच रहे हो तो
वो तो फायदेमंद होता नहीं है। पहले आप फॉर्मूलाज करो, उसके शॉर्ट ट्रिक्स देखो, तो वो सब पहले मैं थियरी पढ़ता था, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाता था, उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट पे आता था। ओके सर, और जो आपके जो फॉर्मूला वगैरह हैं वो आपने नोट डाउन करके याद किए या कैसे याद तो किए? मैं कॉपी एक बना लेता था, उसमें मेरी टेबल्स और जो रूट्स वगैरह के थे और फॉर्मूलाज थे वो सब करता था। और फिर जैसे जो मॉक टेस्ट में मेरे को जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता था या होता नहीं था, उसको भी कॉपी में ही मैं राइट डाउन कर लेता था, तो वो कॉपी भी मैं रिवाइज कर लेता था। तो मेरी 2 से 3 रजिस्टर तो मैथ्स के बन गए थे, मोटे मोटे वाले, तो मैं तो उन्हीं को पढ़ता था। फिर उनको पढ़ते रहते थे आप? जो मॉक टेस्ट से और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिखते थे, मैं उनको राइट डाउन कर लेता था उसमें। ओके, तो फिर आपके अकॉर्डिंग क्या है कि मैथ्स के हमें नोट्स बनाने चाहिए या कैसे करना चाहिए? हाँ, तो जो मतलब जैसे जो टेबल्स हुई, फॉर्मूलाज वगैरह हुए, रूट्स हुए, तो मेरा जो मैं जैसे करता था उनको, मैं तो लिखता था फिर उनको रिवाइज कर लेता था, क्योंकि आप बहुत जल्दी तो भूल भी जाते हो ना इनको। तो मैं रिवाइज भी कर लेता था और जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं उनको भी मैं एक बार रिवाइज कर लेता था। तो नोट डाउन तो अच्छी ट्रिक है कि आप उनको लिख लो और फिर बाद में रिवाइज करो। ओके, और फॉर्मूला आप डेली रिवाइज करते थे या क्या करते थे? मेरी तो आदत थी, जैसे मैं मॉक टेस्ट से पहले फॉर्मूला पढ़ लेती थी कि बाई चांस एक क्वेश्चन मॉक में भी ठीक हो जाएगा, रोज पढ़ूंगी तो याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला में मैं भी ऐसे ही करता था कि सुबह सुबह जब मैथ्स पढ़ने से पहले एक बार फॉर्मूले और टेबल्स वगैरह पढ़ लेता था कि मतलब आज अगर मैथ्स में कोई फॉर्मूला यूज हो तो आपको वो ध्यान रहे। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर निकाल। ओके, इंग्लिश में फिर आपने कैसे टैकल किया? आपने ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़े? हाँ, तो ग्रामर के रूल्स तो पढ़ने ही होते हैं, क्योंकि जो एरर करेक्शन होता है इंग्लिश में, मेरे उसी में क्वेश्चंस गलत होते थे कि वो एरर करेक्शन वाला एक डिफिकल्ट लगता था मुझे, वो वाले गलत होते थे, और PQRS वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते थे। तो मैंने वो CDS की बुक आती है, मैंने जैसे पहले बताया था आपको। हाँ, वो आपने CDS की तैयारी की थी पहले, तो इसलिए वजह से आपके पास में वो थी बुक। वो बुक थी मेरे पास, और उसी में अच्छे से रूल्स वगैरह दिए हुए हैं अलग अलग चैप्टर वाइज, तो मैं वहां से कर लेता था। और मतलब नीतू सिंह मैडम की भी एक बुक आती है इंग्लिश की, वहां से भी मैंने थोड़ा बहुत देखा। ओके, और प्रीवियस ईयर आपने इंग्लिश का किया सर? हाँ, प्रीवियस ईयर भी मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए थे, क्वेश्चन जितने भी थे प्रीवियस ईयर। ओके सर, तो मतलब आपने थ्योरी पढ़ ली अपनी और उसके बाद में SSC के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लिया, जिससे, और वोकेबलरी का आपने ऑलरेडी आप बता चुके हो कि आप उनको डेली यूसेज में यूज करता था मैं, और ट्राई करता था कि जैसे मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, कोई डेवलपिंग स्टोरी है रिसेंटली की, तो वो मैं इंग्लिश में सुन लेता था, तो उससे ग्रास्पिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो वैसे तो मतलब रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आज के टाइम की इंग्लिश को देखते हुए आप क्या बोलोगे? जो CGL में अभी इंग्लिश पूछी जा रही है, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन शायद हैवी हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली रीडिंग तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको अगर मतलब इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है इंग्लिश में। क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं कि इंग्लिश में उनका स्कोर बन नहीं पाता। तो अगर आप एक बार मतलब समझने लग जाओगे इंग्लिश को, तो फिर वो इजी होती है आपकी, इजी होती है। तो फिर जैसे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस आते थे, तो उनमें क्वेश्चन गलत होते थे, मैंने उनको भी लिख के रख रखा था कि ये रूल्स होते हैं इनके, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। फिर वहां से वो रूल्स, जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, वो पढ़ता था और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था उनको। ओके सर, और GK GS के लिए आपने थ्योरी कहाँ से पढ़ी सर? थियरी मैंने उधर से पढ़ी थी, CDS की जो बुक आती है, और लूसेंट की भी एक किताब आती है GK GS के लिए, वो भी अच्छी बुक है। तो वहां से मैंने थियरी पढ़ी, और मतलब थियरी पढ़ता था, तो मैं वो क्वेश्चंस भी लिख लेता था जो मेरे से होते नहीं थे, उन्हीं के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, तो वहां से GK GS का हो जाता था। और सर फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया आपने GK GS? प्रीवियस ईयर तो मतलब सारे ही टॉपिक्स के, सारे ही सब्जेक्ट्स के जरूरी होते हैं प्रीवियस ईयर, तो वो तो मैं करता ही था। मतलब आपने चारों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर करे, और रीजनिंग तो मेरा खासकर प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहा है, मैंने कुछ अलग से रीजनिंग के लिए किया नहीं, क्योंकि आई थिंक प्रीवियस ईयर सफिशिएंट होता है, जो SSC जितना पूछता है। और जैसे जो थोड़े ट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे डाइस या क्यूब वाले, उसमें आपको मतलब पहले तो सीखना पड़ता है ना, तो उसके लिए मैं यूट्यूब की हेल्प ले लेता था। अच्छा, तो यूट्यूब से आपने जो टॉपिक नहीं आता वो यूट्यूब से कर लिया, और बाकी आपने प्रीवियस ईयर से कर लिया। ओके, तो मतलब सारे सब्जेक्ट का क्रस्ट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है। प्रीवियस ईयर तो करना ही, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने, बाकी जो प्रीवियस ईयर के। ओके, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने, रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट हमने एक बार कवर कर लिए। थोड़ा सा आप मुझे मॉक टेस्ट के बारे में बताओ सर, कि मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, कैसे आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते थे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होती थी? तो जो प्री का मॉक टेस्ट आता है, उसमें तो
मतलब जो एसएससी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता ही है, जो 4 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीके और रीजनिंग। तो मैं सबसे पहले इंग्लिश को करता था। हाँ, इंग्लिश को मैं सॉल्व करता था, उसमें मैं ट्राई करता था कि ये 7 से 8 मिनट में हो जाए। उसके बाद मैं मैथ्स को अटेम्प्ट करता था, और रीजनिंग और उसके लिए जीके के लिए मैं 25 से मतलब 28 मिनट छोड़ता था करना है। मेरे को इंग्लिश आसान लगती थी तो मैं इंग्लिश पहले सॉल्व कर लेता था, उसके बाद मैं मैथ्स पे जाता था। और मेरा ट्राई रहता था कि किसी भी क्वेश्चन में मैं अटकूं ना। हाँ, क्योंकि अगर आप स्किप करते हुए चलते, आर्ट ऑफ स्किपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसएससी। अगर आपको मतलब किसी क्वेश्चन में आप 1 मिनट या 2 मिनट अटक गए तो समझ लो आपका जो दूसरा आप सॉल्वेबल क्वेश्चन है उसको आप छोड़ रहे हो। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है कि हाउ यू आर अटेम्प्टिंग। ओके, तो आप स्किप करने के ऊपर फोकस करते थे, किसी क्वेश्चन में अटको ना, एटलीस्ट फर्स्ट गो में। हाँ, फर्स्ट गो में अटको ना। और मतलब फिर आपके पास जो टाइम रह जाता है उसमें आप जो आपने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये कर सकता था मैं, तो आपको सेकंड गो में आप उसको कर सकते हो, फिर सेकंड गो में कर सकते हैं हम। ओके सर, तो अभी जैसे आपने एसएससी सीजीएल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को चूज किया, तो मतलब इसके लिए क्या मोटिवेशन था आपका कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो वन ऑफ द मतलब मोस्ट डिजायरिंग पोस्ट होती है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसमें था कि मतलब आपको दिल्ली बेस्ड जॉब है, तो मेरा होम टाउन के भी नजदीक पड़ेगा दिल्ली है, इसीलिए। और एमई आपको चांस देती है, ग्रुप बी की जॉब होती है कि जो आपको फॉरेन में भी आप भारत सरकार को सर्विस दे सकते हो। हाँ, तो इसीलिए मेरा था कि तो फिर आपकी फर्स्ट चॉइस एमई ही रही? फर्स्ट चॉइस मेरी एमई ही थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कांग्रेचुलेशन सर, आपको फर्स्ट चॉइस आपकी मिल गई, क्योंकि सीजीएल में बहुत कम ऐसे होता है कि एस्पिरेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट चॉइस मिल जाती है आपकी। तो अभी आगे क्या प्लान्स है सर? अभी और आगे फर्दर प्रिपरेशन करनी है या? तो अभी अगर मैं यूपीएससी से एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर लेता हूँ, अभी तैयारी करूंगा यूपीएससी की। अगर उसमें भी जो टॉप नोच पोजीशंस होती हैं, अगर उधर हो पाए तो ठीक है, वरना आई थिंक एमए को ही आप कंटिन्यू करोगे कि अगर बहुत अच्छी पोस्ट आपको वहां से मिल जाती है तो आप वहां जाओगे, अदरवाइज फिर आप एमए को मेरे लिए कंटिन्यू करोगे। सर कुछ ऐसी टिप्स देना चाहोगे सर, या कुछ ऐसी चीजें मतलब आप बताना चाहोगे एस्पिरेंट्स को जो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे उनको अवॉइड करनी चाहिए कि हाँ उसके ऊपर वो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, या फिर कुछ ऐसी चीजें कि जो एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में? तो जो एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए वो कि अब जो फोन का जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा आ गई है, तो आप फोन से मतलब आपके लिए एक तरह से वो बेनिफिट भी हो सकता है और आपके लिए वो नुकसानदायक भी हो सकता है। तो मैं ट्राई करता था कि जितना भी मैं मतलब फोन या फिर लैपटॉप का यूज करता था वो सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से करता था ज्यादातर, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, मतलब जो क्लिक बेट्स होती है वो आपको खींचती है। लेकिन मैं ट्राई करता था कि जितना भी फोन का यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही हो। तो मतलब वैसे टाइप की ही चीजें आप उसके ऊपर देखते थे। कुछ ऐसा चैलेंजिंग रहा जर्नी के अंदर जो आप मतलब कि बहुत आपको ऐसे लगा कि ऐसी मतलब आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी उससे बाहर निकल? मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं बनता था मेरा, तो वो काफी डिमोटिवेटिंग होता था यार कि पहले बार तो इतना अच्छा बन गया, अब इतना कम हो गया। तो जब स्कोर मतलब बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो काफी लगता है। लेकिन मतलब एक बार आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है तो वो भी आप उससे भी पार हो जाते हो, क्योंकि फिर आपका कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आप अच्छा स्कोर कर लेते हो। ये काफी फ्रीक्वेंटली में से पूछा जाता है कि लाइक हमारा मॉक में स्कोर बहुत अप डाउन हो रहा है, तो फिर मेरा भी यही जवाब होता है कि जब आपकी तैयारी एक लेवल अटेन कर लेगी उसके बाद में आपका जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है। कि जब आपको चीजें बहुत बार ऐसे होता है कि हमें 50% चीजें आती है और हमारे पेपर में वो 50% आ गई तो हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, और वो 50% जो नहीं आती है वो आ गई तो फिर हमारा स्कोर नहीं हो पाया। होता क्या है ना मैडम कि अगर आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं वो मॉक में आ गई तो आपका अच्छा चले जाएगा। लेकिन जो आपने नहीं पढ़ रखा, जो आपका सिलेबस बाकी है या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, अगर वो आ गया तो आपका बहुत डाउन चला जाएगा। तो पहले आप ट्राई करो कि सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे तो कंसिस्टेंटली आपका बूस्ट ही करेगा इसको। ओके सर, तो बहुत अच्छे से सर ने सारी चीजें एक्सप्लेन की। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में कुछ पूछे तो थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार जो एस्पिरेंट्स को रिप्लाई कर, हाँ, कि आप सारे लोग अपने जो कमेंट्स हैं वो डाल सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और सर कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई कर पाए आपको, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी भी अगर किसी भी चीज से रिलेटेड आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे। और
मैं कहना चाहूंगा कि जो मैम की जो काफी वीडियोज आती हैं सीपीओ के फिजिकल से रिलेटेड या प्रेप से रिलेटेड, तो वो बहुत यूजफुल रहती हैं। तो आप मैम को देखते रहिए, चैनल उनका देखते रहिए। अच्छा, तो आपने सीपीओ के टाइम पे सीपीओ के टाइम पे मैंने काफी आपकी वीडियोस देखी थी, क्योंकि फिजिकल मेरा भी इतना स्ट्रांग था नहीं मेरा। ओके, तो ओके। मैंने रेस वगैरह के लिए जो आप बताते थे वो सब मैंने अच्छे से देखा था। ओके। आप जो बोर्ड पे समझाते थे ना, वो हाँ। सब मैंने देखा था आपका वीडियो। अच्छा, तो वो अच्छा, तो ये तो मुझे अभी पता लगा कि आपने वीडियोस भी देखी है मेरी। मैंने आपकी वीडियोस देखी थी उस टाइम, क्योंकि हमारा भी सीपीओ हुआ था नवंबर में, हाँ। और फिजिकल अभी हुआ था हाँ थोड़े जी, दिन हाँ जी, पहले। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो मैंने वहां से मतलब देखा कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से प्रोसेस होता है फिजिकल में। तो वहां से फिजिकल मेरा क्लियर हुआ आपकी वजह से। और फिर इंग्लिश के लिए भी जो आप मतलब जो रणनीति बताते थे वो काफी कारगर सिद्ध हुई। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।